बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 9 है एसिड बेस केमिस्ट्री और इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 9.10 हम पढ़ने लगे हैं। टॉपिक का नाम है एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब पता होना चाहिए। इंडिकेटर का मतलब होता है शनाख्त करने वाला, यानी सॉल्यूशन के बारे में ये शनाख्त करेगा कि आया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मार्क द टाइट्रेशंस इन पॉइंट। किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को पता लगाने के लिए ये इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है और ये टाइट्रेशन की एंड पॉइंट पे अपना कलर चेंज कर लेता है। जब इंडिकेटर कलर चेंज कर लेता है तो इसका मतलब होता है कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन के अंदर एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट में इंडिकेटर कैसे अपना कलर चेंज कर लेता है। इस सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 9.10 है एसिड बेस इंडिकेटर्स और इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले टाइट्रेशन समझना होगा। टाइट्रेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। टाइट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस एनालाइट बाय रिएक्टिंग इट विद द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन टाइट्रेट अंटिल द रिएक्शन इज कंप्लीट। टाइट्रेशन में हम किसी अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इसे किसी नोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे फिर हमें अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। इसका सेटअप अगर हम देखें तो टाइट्रेशन में जो अपरेटस यूज होता है उसके अंदर एक ब्यूरेट होता है और एक होता है टाइट्रेशन फ्लास्क या जिसको कॉनिकल फ्लास्क भी कहा जाता है। इसका नाम होता है ब्यूरेट और इसके अंदर होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको टाइट्रेंट कहा जाता है। और इसके अंदर होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट को एनालाइट भी कहा जाता है और ये होता है अननोन कंसंट्रेशन का, यानी इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम होती। और इस ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन लिया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है। अब इस नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, जिससे इसकी नॉन कंसंट्रेशन से हमें इसकी अननोन कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगी। अब इसको हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसके अंदर एनालाइट लिया जाएगा और एनालाइट की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। एनालाइट और प्लस उसके अंदर इंडिकेटर भी लिया जाएगा। इंडिकेटर को यहां पर मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर देती हूं। यहां पर लेट्स सपोज एनालाइट के कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जिनको मैं ऐसे डॉट से शो कर लेती हूं। यहां पर ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं एनालाइट के, लेकिन हमें ये इनकी कंसंट्रेशन अभी नहीं पता। और जो टाइट्रेंट है इसको हम नॉन कंसंट्रेशन में लेंगे और लेट्स सपोज हमने इसके यहाँ पर 6 मोल्स लिए हैं। तो यहाँ पर टेप होता है, टेप जब बंद होता है तो ये सॉल्यूशन इसके अंदर फ्लो नहीं करता। अभी टाइट्रेशन शुरू करेंगे और अब जब इस टेप को खोलेंगे तो ऊपर से जो टाइट्रेंट है वो नीचे बहता जाएगा और एक एक टाइट्रेंट का मॉलिक्यूल आता जाएगा और एक एक एनालाइट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता जाएगा। लेट्स सपोज ये यहाँ से इधर आ गया है तो इसके साथ रिएक्ट कर गया। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे वाले एनालाइट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तीसरा आएगा तो तीसरे के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरह चौथा आएगा, चौथे के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पांचवें के साथ। अब जैसे ही ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आएगा तो इसे कोई भी एनालाइट नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा आया हुआ मॉलिक्यूल इस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब इंडिकेटर का एनालाइट में कुछ कलर था और जब टाइट्रेंट आया है इसके अंदर तो टाइट्रेंट में इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। ये इधर आया है और इसके साथ रिएक्ट कर गया है तो ये इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। अब इंडिकेटर के कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है। जब इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर एनालाइट और टाइट्रेंट के मॉलिक्यूल बराबर बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन को कहा जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब एनालाइट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन के, इस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही टाइट्रेंट का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आता है इसके अंदर तो वो फिर कहलाता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या होता है? टाइट्रेंट रिएक्ट कर जाता है इंडिकेटर के साथ और इस रिएक्शन के नतीजे में इंडिकेटर का कलर चेंज होता है। इंडिकेटर्स कलर चेंज।
कलर चेंज होने से हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है कि इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है, और जब एंड पॉइंट आ जाता है तो फिर हम ये टेप बंद कर लेते हैं ताकि और टाइट्रेंट नीचे ना बहे। अब जितना टाइट्रेंट इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर बहा है एंड पॉइंट से पहले पहले तक मतलब इंडिकेटर का कलर चेंज होने से पहले तक, उसकी कंसेंट्रेशन से हम इस अननोन एनालाइट की कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये टाइट्रेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें हमने देखा टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन बेसिकली किसी अननोन चीज की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए उसे किसी नॉन कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाना होता है। और टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब अननोन कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और नॉन कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बराबर हो जाए। तो अभी तक हमने टाइट्रेशन को देखा, इक्विवेलेंस पॉइंट देखा और एंड पॉइंट देखा। टाइट्रेशन में बेसिकली हम किसी अननोन कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए उसे किसी नॉन कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। और टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट और कंसेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट बराबर हो जाए। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एक एंड पॉइंट आता है जब टाइट्रेंट के मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, और जब टाइट्रेंट का मॉलिक्यूल इस टाइट्रेशन फ्लास्क में बढ़ जाता है तो टाइट्रेंट की मौजूदगी में इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, और इस कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है। तब हम इस टाइट्रेशन को रोक लेते हैं और रीडिंग जो है इस टाइट्रेंट की वो मार्क कर लेते हैं। इस टाइट्रेंट की मार्क की हुई रीडिंग से हमें इसकी कंसेंट्रेशन मालूम हो जाती है जो कि इस एनालाइट के साथ रिएक्ट होती है, और फिर इस नॉन कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हम अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम देख लेते हैं इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मार्क द टाइट्रेशन एंड पॉइंट। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, बल्कि इंडिकेटर के कलर चेंज से ही हम टाइट्रेशन का एंड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स exhibit one color in acid and another in base। एसिड बेस इंडिकेटर का एसिडिक सॉल्यूशन में एक कलर होगा तो बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा कलर होगा। मोस्ट इंडिकेटर्स यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस। बल्कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बजाते खुद या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या फिर बेसिस होते हैं। इन सॉल्यूशन अ वीक एसिड इंडिकेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो। टाइट्रेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, और एक किस्म होती है टाइट्रेशन की कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन की मेन टाइप्स हैं, इनके अलावा भी टाइट्रेशन की काफी सारी टाइप्स हैं। अभी हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन को पढ़ेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमें अननोन सॉल्यूशन ऑफ द एसिड दिया हुआ हो या फिर अननोन सॉल्यूशन ऑफ द बेस दिया हुआ हो। यहाँ पर ये एसिड का सॉल्यूशन है लेट्स सपोज, और यहाँ पर बेस का सॉल्यूशन। ये दो मुख्तलिफ केसेस हैं। इधर लेट्स सपोज हमें एसिड की कंसेंट्रेशन नहीं मालूम, तो इस एसिड की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए इसे नॉन कंसेंट्रेशन वाले बेस के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। ब्यूरेट के अंदर अभी हम बेस लेंगे और बेस की कंसेंट्रेशन हमें मालूम होगी, यानी इसकी कंसेंट्रेशन नॉन होगी और एसिड की कंसेंट्रेशन हमें मालूम नहीं होगी। जबकि दूसरे केस में अगर बेस की हमें अननोन कंसेंट्रेशन दी भी हो तो इसकी कंसेंट्रेशन को मालूम करने के लिए इसे किसी नॉन कंसेंट्रेशन वाले एसिड के साथ टाइट्रेट किया जाता है। इस ब्यूरेट के अंदर अब एसिड लिया जाएगा जिसकी कंसेंट्रेशन नॉन होगी। ये दो केसेस हो सकते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या फिर वीक बेसिस होते हैं। इस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जनरल इंडिकेटर किताब पर बताया हुआ है जिसको H इंडिकेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वीक एसिड है। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है ये इंडिकेटर, और इधर जब आयोनाइज्ड होगा तो ये दो किस्म के आयंस बनाएगा। दिस इज वीक एसिड जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, और जब ये आयोनाइज होगा तो ये साथ में प्रोटॉन बनाएगा। एसिड की यही तो खासियत होती है, विद गिव प्रोटॉन, और ये इसका एनाइनिक पार्ट है। ये है इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म और दिस इज आयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इस इंडिकेटर का एक कलर होगा, इट हैज वन कलर, एंड इन आयोनाइज्ड फॉर्म इट हैज अदर कलर।
अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एट द गिवन पॉइंट सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज्ड फॉर्म भी होगी और अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी होगी, यानी ये इसकी भी कंसंट्रेशन मौजूद होगी सॉल्यूशन के अंदर और आयोनाइज्ड फॉर्म की भी कंसंट्रेशन मौजूद होगी। अब इंडिकेटर का जो कलर है वो एट द गिवन पॉइंट इन दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी वजह से कलर होगा, और अगर एट द गिवन पॉइंट इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कलर इसकी वजह से होगा। अभी ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्रोटॉन है और ये इसके साथ एनियोनिक पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये इंडिकेटर आयोनाइज हो जाएगा। इन बेसिक सॉल्यूशन ये आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा और आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रोटॉन अलग हो जाएगा और जो एनियोनिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा। जब एनियोनिक पार्ट अलग हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज ये आयोनाइज्ड फॉर्म में ये पिंक कलर का हो गया और एसिडिक सॉल्यूशन में ये इस तरह से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन जब बेसिक होगा तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा और जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये इस तरह से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर लेट्स सपोज यहाँ पर कलरलेस है और आयोनाइज्ड फॉर्म में है, इसमें इसका कलर पिंक है। यानी सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो ये इंडिकेटर पिंक कलर का हो जाएगा और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये इंडिकेटर कलरलेस हो जाएगा। हर इंडिकेटर का अपना एक खास पीएच होता है जिसपे उसका कलर चेंज होने लगता है। एक खास हद तक पीएच अगर हो तो उसका एक कलर लेता है और फिर उसके बाद उसका कलर चेंज होने लग जाता है। अभी हम छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, कलर चेंज इंटरवल। कलर चेंज इंटरवल का मतलब है कि वो कौन सा पीएच का रेंज होगा जिसपे इंडिकेटर का अपना कलर चेंज होगा। पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, दरमियान में इसके 7 आता है। ये वाला जो रेंज है ये एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है और 7 से 14 तक बेसिक सॉल्यूशन के लिए होता है। अब हर इंडिकेटर जो होता है वो खास पीएच रेंज के ऊपर अपना कलर चेंज करता है और जो कलर होता है किसी भी इंडिकेटर का वो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होता है। दिस इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्योंकि इक्विलिब्रियम में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसी एक फॉर्म की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इंडिकेटर का कलर उस फॉर्म की वजह से होगा। जो फॉर्म जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगी तो उसकी वजह से जो कलर है वो प्रीडोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का कलर फिर उस फॉर्म की वजह से होगा, आया वो आयोनाइज्ड है या फिर अनआयोनाइज्ड है। ठीक, यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स का कलर चेंज इंटरवल बताया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज के केस में जो कलर चेंज इंटरवल है वो 4.4 से लेकर 6.2 तक है। यानी इसका मतलब है कि पीएच 0 से लेकर 4.4 तक एक कलर होगा तो 4.4 से लेकर 6.2 तक इसका कलर चेंज होगा। ये कलर चेंज इंटरवल है और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि इंडिकेटर का कौन सा कलर है, और फिर 6.2 से लेकर 14 तक इसका कोई दूसरा कलर होगा। 0 से लेकर 4.4 तक इसका कलर होता है रेड। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होता है और 6.2 से लेकर 14 तक इसका कलर होता है येलो। बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो येलो होगा और इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आया इंडिकेटर का कलर येलो है या रेड है। इसको हम कहेंगे कलर चेंज इंटरवल। दिस इज द कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। फिर इसके बाद एक दूसरे इंडिकेटर की एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। इस इंडिकेटर का नाम है फिनोल्फिथलीन। फिनोल्फिथलीन का जो कलर चेंज इंटरवल होता है वो 8 से लेकर 9 तक होता है। पीएच 0 से लेकर 8 तक इसका एक कलर होगा, 8 से 9 तक ये अपना कलर चेंज करेगा और फिर 9 से लेकर ऑनवर्ड 14 तक इसका कोई और कलर होगा। ये 0 से 8 तक, बल्कि 0 से 7 तक ये एसिडिक रेंज है, तो एसिडिक रेंज में इसका कलर जो होता है वो कोई नहीं होता, यानी एसिडिक रेंज में ये कलरलेस होता है। और 9 से लेकर 14 तक बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक होता है और इस पॉइंट पर यानी पीएच 8 से 9 तक ये अपना कलर चेंज करता है। यहाँ पर ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर बताया हुआ है डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन के अंदर। लो पीएच पे इसका कलर रेड होता है और जब पीएच ज्यादा होती है तो इसका कलर येलो हो जाता है और इसका कलर चेंज इंटरवल जो है वो 4.4 से लेकर 6.2 तक है। ये इधर से लेकर इधर तक इसका कलर चेंज होता है।
फिर ये दूसरा इंडिकेटर फिनोल्फिथलीन बताया गया है। इनका एसिडिक मीडियम में या लो पीएच पर इसका कोई कलर नहीं होता, यानी ये कलरलेस है, और हाई पीएच पर इसका कलर पिंक होता है। और इसका जो कलर चेंज इंटरवल है वो पीएच 8 से लेकर 9 तक है। पीएच 8 से लेकर 9 तक ये अपना कलर चेंज करता है, ट्रांजिशनिंग फेज में होता है, यानी कलरलेस से ये पिंक होता है या फिर पिंक से ये कलरलेस होता है। फिर अगला छोटा सा टॉपिक है 9.10.1 सिलेक्टिंग अ सूटेबल इंडिकेटर। किसी भी टाइट्रेशन के लिए हमें सूटेबल इंडिकेटर्स चूज करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना होता है? तो सबसे पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा है कि हर इंडिकेटर का अपना कलर चेंज इंटरवल होता है, और जो कलर चेंज इंटरवल है ये 2 यूनिट्स तक होता है। इंडिकेटर का कलर चेंज इंटरवल शुड बी अप टू 2 pH यूनिट्स। अगर 2 pH यूनिट्स से ज्यादा हुआ कलर चेंज इंटरवल तो फिर हम सही तरीके से कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जो अहम बात है जो हमें इंडिकेटर को सिलेक्ट करते वक्त याद रखनी चाहिए वो ये है कि इंडिकेटर शुड हैव शार्प चेंज इन कलर नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद उसका जो कलर चेंज है वो शार्प होना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट पे जो पीएच है वो इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट के साथ मैच करनी चाहिए। इंडिकेटर्स न्यूट्रल पॉइंट, इसका मतलब है कि एंड पॉइंट पे जो पीएच में चेंज आएगा, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो एंड पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो एंड पॉइंट आएगा, तो एंड पॉइंट पे पीएच चेंज होगा। तो जैसे ही पीएच चेंज होगा बिल्कुल उसी लम्हे इंडिकेटर का भी कलर चेंज होना चाहिए। इंडिकेटर्स कलर चेंज, उसी लम्हे इंडिकेटर का भी कलर चेंज होना चाहिए। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो तब ये वाले पॉइंट्स जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टाइट्रेशन को अभी हमने तफसील से पढ़ा है और इक्विवेलेंस पॉइंट को भी हमने पढ़ा है। इक्विवेलेंस पॉइंट पर एनालाइट और टाइट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। अ pH curve is a graph of the pH of the solution versus the volume of titrant added. The equivalence point is the point at which amount of titrant added is just enough to neutralize the analyte solution completely. अब चूंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के केस में इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होगा जब सारा का सारा एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 होगा। Titration curves show how the pH of an acidic or basic solution changes as the basic or acidic solution is added to it. We can use the titration curve to choose an indicator that will show when the titration is complete and we reach the equivalence point. The end point of the titration occur when the indicator changes color. We choose an indicator with an end point close to the equivalence point. तो इस सारी एक्सप्लेनेशन को अभी हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। हम टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं और टाइट्रेशन की एक बहुत अहम किस्म पढ़ रहे हैं, यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में 2 मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन 2 किस्म की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमें जो अननोन सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमें एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो इस एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें किसी बेस के सॉल्यूशन के साथ इसे टाइट्रेट करवाना होगा। इसके बरअक्स अगर हमें बेस का सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन मालूम नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें किसी नॉन कंसंट्रेशन वाले एसिड के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करवाना होगा। और टाइट्रेशन तो मैं पीछे आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको एनालाइट कहते हैं और इसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है। लेट्स सपोज ये एनालाइट है और इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है कि एनालाइट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और ये साथ में इसके साथ इंडिकेटर पड़ा हुआ होता है। इंडिकेटर की एनालाइट के साथ रिएक्ट करने की अफिनिटी नहीं होती, इसलिए ये आज़ाद ही पड़ा हुआ रहेगा इसी सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही। और यहाँ पर जो बेस है उसका नॉन सॉल्यूशन लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी। तो होगा क्या, इधर से जब टेप खोलेंगे तो बेस का सॉल्यूशन आएगा और इस एनालाइट के साथ रिएक्ट करता जाएगा। लेट्स सपोज कि एक मॉलिक्यूल आया, वन मॉलिक्यूल ऑफ द एनालाइट के साथ रिएक्ट किया, दूसरा मॉलिक्यूल आया बेस का, ये दूसरे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तीसरा आया तीसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसी तरह चौथा आएगा तो चौथे को न्यूट्रलाइज कर देगा, पांचवें एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद जब छठा आएगा
तो उसको यहाँ पर एसिड नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर देगा। जब बेस ओवरऑल अब क्या होगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अभी तक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहे थे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच न्यूट्रल होता जा रहा था, यानी एसिड जो है इसके अंदर न्यूट्रलाइज होता जा रहा था। अब जैसे ही ऊपर से एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा बेस का, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। पहले एसिडिक था, अब बेसिक हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में अब इस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही इंडिकेटर का कलर चेंज होगा तो हम इस टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे और फिर रीडिंग्स नोट करेंगे। अब जिस पॉइंट पर सारे के सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेस के मॉलिक्यूल्स के साथ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो गया था कंसंट्रेशन ऑफ बेस के, तो इस पॉइंट को कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही बेस का एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा, जिसकी वजह से इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, तो वो एंड पॉइंट कहलाएगा। एंड पॉइंट पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, दिस विल बी एंड पॉइंट। अब ये जो दूसरा केस है इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेस का अननोन कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है। लेट्स सपोज ये बेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर जो है एसिड का हमने नोन कंसंट्रेशन लिया है, और साथ इधर बेस के साथ इंडिकेटर भी पड़ा हुआ है। टाइट्रेशन हम शुरू करेंगे, ऊपर से एसिड आएगा, एक एक एसिड का प्रोटॉन आकर एक एक बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ये यहाँ पर HOH यानी वाटर बनाता जाएगा। जब तक वाटर बनते रहेंगे इसका पीएच चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एसिड का एक्स्ट्रा ड्रॉप आया, लेट्स सपोज ये 3 मॉलिक्यूल आ गए और इधर 3 बेस के मॉलिक्यूल्स को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएगा, ओवरऑल ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। पहले ये सॉल्यूशन बेसिक था, अभी ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर लेगा। इंडिकेटर के कलर चेंज करने से ही हमें पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तब हम इस टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का जनरल ओवरव्यू लेने के बाद हम एक स्पेसिफिक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करवाएंगे और उसके केस में टाइट्रेशन कर्व को देखेंगे। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं HCl और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H+ या प्रोटॉन्स देता है, और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन को शो करता है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम ना हो उसे टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है नीचे। ये एसिड का सॉल्यूशन है और एसिड के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन हैं, यानी एसिड की जो कंसंट्रेशन है ये हमें नहीं मालूम। तो हम एक टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर इस एसिड को लेंगे और साथ में इसके इंडिकेटर भी लेंगे। यहाँ पर जो इंडिकेटर लिया है वो मैंने लिया है फिनोल्फिथलीन। मान लेते हैं कि ये फिनोल्फिथलीन का इंडिकेटर लिया है, और ये वाला जो इंडिकेटर है एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कोई नहीं होता। जब इसका कलर नहीं होगा तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन कलरलेस होगा। अब इस एसिड की अननोन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें इसे किसी नोन कंसंट्रेशन वाले बेस के साथ टाइट्रेट करना होगा। ब्यूरेट के अंदर बेस का सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन मालूम होगी। बेस के अंदर होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये इसके अंदर मान लेते हैं 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जैसे ही हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे, इधर से ये टेप खोलेंगे, ऊपर से बेस फ्लो करेगा इस एसिड के अंदर। तो लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल इधर से आया, एक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और वाटर बना देगा। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन आया, दूसरे प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह तीसरा आएगा, इधर से तीसरे प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं तो इस सॉल्यूशन की एसिडिटी कम होती जा रही है, यानी इसकी पीएच जो है वो ज्यादा होती जा रही है। जैसे ही इधर से प्रोटॉन खत्म होंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन आया तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा या इसके अंदर आकर इसी तरह पड़ा रहेगा। तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन अब बेसिक हो जाएगा जैसे ही एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइल आयन इसके अंदर आएगा। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। इंडिकेटर की यही खासियत होती है कि एसिडिक मीडियम में इसका कुछ कलर होता है तो बेसिक मीडियम में इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही ये सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो चूंकि ये फिनोल्फिथलीन का इंडिकेटर है, फिनोल्फिथलीन का बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर होता है, तो ये सॉल्यूशन सारा पिंक हो जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन पिंक होगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि एंड पॉइंट आ चुका है, तो इस टाइट्रेशन को हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद जितना भी टाइट्रेंट इधर बहा है
उसकी मिकदार से हम इस एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। ये था टाइट्रेंट, इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम थी। अब जितना इधर नीचे बहा है इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हमें मालूम है, तो उसकी नॉन कंसंट्रेशन से हम इस एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। अभी इस होल टाइट्रेशन के दौरान दो चीजें वेरिएबल हैं। जो इधर से टाइट्रेट इसके अंदर आ रहा है उसका वॉल्यूम, और इसका पीएच जो है वो टाइट्रेशन के दौरान चेंज हो रहा है। दो वेरिएबल्स हैं, एक पीएच और एक वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। एनालाइट नहीं बल्कि टाइट्रेंट है। अब चूंकि टाइट्रेंट यहाँ पर बेस है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बेस। तो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान हम ग्राफ खींच लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं पीएच। स्ट्रॉन्ग बेस का वॉल्यूम इधर लेट्स सपोज 0 था, 10 मिलीलीटर हुआ, 20 मिलीलीटर, 30, 40, 50, 60 और इधर वाई एक्सिस पे हम पीएच लिख लेते हैं। तो पीएच 0, 2, 4, 6। शुरू में ये एनालाइट का सॉल्यूशन एसिडिक था तो इसकी पीएच बहुत कम थी। इधर इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो लेट्स सपोज 2 तक है। जैसे ही हमने टाइट्रेंट को एनालाइट के अंदर बहाया, टाइट्रेंट जो कि बेस है तो वो एनालाइट के एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। जब तक ये एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा, यहाँ पर हम बेस उसके अंदर डालते जा रहे हैं। बेस 10 से 20 मिलीलीटर हुआ, 20 से 30 मिलीलीटर हुआ और इस दौरान पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। जो ओवरऑल एनालाइट का सॉल्यूशन है उसका एसिडिक से बेसिक नहीं हो रहा बल्कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब एक पॉइंट आएगा जिसपे सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा टाइट्रेंट का, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप यहाँ से टाइट्रेंट का आएगा। टाइट्रेंट चूंकि बेसिक है तो इसका एक्स्ट्रा ड्रॉप जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच के अंदर एकदम से शार्प चेंज आएगा और पीएच जो है वो एसिडिक से बेसिक में चली जाएगी। ये एसिडिक रेंज है पीएच का, नीचे 7 से नीचे तक एसिडिक रेंज है और एकदम से जो है ना वो एसिडिक से बेसिक में चली जाएगी, यानी पीएच 4 से लेकर 12 तक चली जाएगी। अब चूंकि हाइड्रोक्साइल आयन या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा ड्रॉप से पीएच में बहुत शार्प चेंज आएगा। तो पीएच में शार्प चेंज आने की वजह से ये कर्व के अंदर स्टीप राइज होगा। इस पॉइंट के ऊपर पीएच 7 है तो इसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो पीएच 7 पे होता है। दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट और इस पे जो है पीएच वो 7 होगा। अब हमने पीछे पढ़ा है कि फिनोल्फिथलीन का जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज इंटरवल इधर होता है। पीएच 8 से 9 तक फिनोल्फिथलीन का कलर चेंज इंटरवल होता है। एसिडिक मीडियम है यानी इससे नीचे फिनोल्फिथलीन का कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा और 8 से ऊपर तक इसका कलर जो है वो पिंक होता जाएगा। बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता जाएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर चेंज इंटरवल यहाँ पर है, 4 to 6 के दरमियान में उसका कलर चेंज इंटरवल है। लो पीएच के ऊपर मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक होता है और इधर हाई पीएच के ऊपर इसका कलर येलो होता है। यह है कलर चेंज इंटरवल ऑफ मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फिथलीन का कलर चेंज इंटरवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ मैच करता है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में फिनोल्फिथलीन को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि फिनोल्फिथलीन को इस्तेमाल करने से हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाएगी और कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस में अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं। एनालाइट का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इस बीकर के अंदर और ये एनालाइट सॉल्यूशन जो है ये वीक बेस है। अमोनिया जो कि एक वीक बेस है इसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबली अमोनियम आयन बनाएगी और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगी। अब ये सॉल्यूशन इस हाइड्रोक्साइल आयन की वजह से बेसिक हो जाएगा तो इस वजह से ये अमोनिया इधर बेस कहलाएगी। अब इस बेस की अननोन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम इसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर ब्यूरेट के अंदर हमने एसिड का सॉल्यूशन लिया है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है और ये एसिड है HCl।
HCl जैसे ही इसके अंदर आएगा तो HCl आयोनाइज होकर प्रोटॉन बनाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बनाएगा। अब इस एनालाइट के सॉल्यूशन के अंदर होगा क्या, अमोनियम आयन भी मौजूद है और क्लोराइड आयन भी मौजूद है। ये अमोनियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना देंगे और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस, और ये साल्ट है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों चीजें मिलकर बफर बनाएंगी। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड अब इस सॉल्यूशन के अंदर बफर कहलाएंगी और बफर का काम होता है टू मेंटेन द पीएच। दीज टू आर बफर और बफर का काम होता है टू मेंटेन पीएच। तो ये दोनों चीजें यहां पर इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करेगी। तो इस बफर की वजह से इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट रहेगी। एसिड डालने से इस सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बफर जो है ये इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन कर रहा है। तो इस टाइट्रेशन के लिए हम टाइट्रेशन कर्व देख लेते हैं। शुरू में एनालाइट सॉल्यूशन बेसिक था तो इसकी पीएच ज्यादा होगी। शुरू में इसकी पीएच 12 थी और जैसे ही हमने टाइट्रेशन शुरू किया उसके अंदर एसिड डालना शुरू किया। एसिड डालने की वजह से इसकी पीएच तो कम होती जाएगी, लेकिन चूंकि अब सॉल्यूशन के अंदर बफर भी बन गया है तो एक पॉइंट के ऊपर इस बफर की वजह से सॉल्यूशन की पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एसिड इसके अंदर फ्लो करते रहेंगे लेकिन इसकी पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगी इस बफर की वजह से। पीएच के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद यानी सारा का सारा जब बेस जो है वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, तो उसके बाद पीएच में शार्प डिक्रीज आएगा और फिर उसके बाद फिर से पीएच जो है वो कांस्टेंट रह जाएगी और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है जहां पर पीएच में बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा था इसको कहेंगे बफर रीजन, क्योंकि इस रीजन में सॉल्यूशन के अंदर बफर बना था। पीएच 5.27 पर इसको कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब फेनोल्फिथलीन जो इंडिकेटर होता है उसका कलर चेंज इंटरवल यहां पर पाया जाता है, यानी पीएच 8 से लेकर 9 तक। कि ज्यादा पीएच के ऊपर पिंक होगा और कम पीएच के ऊपर कलरलेस होगा। इधर ये कलरलेस है, पीएच कम है, और जैसे ही पीएच ऊपर की तरफ बढ़ा है तो इसका कलर जो है वो पिंक हो गया है। और जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर चेंज इंटरवल 4 से लेकर 6 तक होता है। इधर ये मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज इंटरवल अगर हम लिख लें, मिथाइल ऑरेंज का भी कम पीएच के ऊपर पिंक कलर होगा और ज्यादा पीएच के ऊपर इसका कलर यहाँ पर येलो हो जाएगा। तो इस किस्म की टाइट्रेशन के लिए जो सूटेबल इंडिकेटर है वो मिथाइल ऑरेंज है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज इंटरवल जो है वो इस टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच के साथ मैच करता है। अगर हम इस टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी और कैलकुलेशन में आसानी होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यहाँ पर इस टेबल में इंडिकेटर बताए हुए हैं और उनके एसिड में कलर बताया हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन में कलर बताया हुआ है, पीएच रेंज और टाइप ऑफ टाइट्रेशन बताया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज, एसिड में इसका कलर ऑरेंज होता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो होता है, और इसका जो कलर चेंज इंटरवल है वो 3.2 से 4.5 तक होता है। 3.2 से 4.5 तक ये ऑरेंज से येलो या फिर येलो से ऑरेंज में अपना कलर चेंज करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी अहम एग्जांपल है इंडिकेटर की फेनोल्फिथलीन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होगा, बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड होगा, और इसका जो कलर चेंज इंटरवल है वो 8.2 से लेकर 10 तक होगा। और ये किस किस्म की टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया है क्विक चेक 9.6। पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन द इन पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इस सवाल के जवाब में एक टेबल बनाएंगे, एक साइड पर लिखेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट और दूसरी साइड पे इन पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज द पॉइंट वेयर द केमिकल रिएक्शन कम टू एन एंड। जैसा कि आपको बताया था कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर टाइट्रेंट और एनालाइट जो है इनकी कंसेंट्रेशन बराबर हो जाती है और रिएक्शन खत्म हो जाता है, यानी आखिर तक इख्तिताम पर पहुंच चुका होता है। ये एंड पॉइंट इट इज द पॉइंट वेयर द कलर चेंज अकर इन द सिस्टम। जब एनालाइट और टाइट्रेंट मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट आएगा उसकी वजह से सिस्टम का पीएच चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज होने की वजह से इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा, ओवरऑल सिस्टम का कलर चेंज हो जाएगा।
इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर अगर हम टाइट्रेशन को रोक दें तो बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, और एंड पॉइंट पर इट इज द लेस प्रिसाइज मेजरमेंट। तीसरा पॉइंट है इट नीड्स मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल डिजिटल पीएच मीटर एंड कंडक्टोमीटर। इन पॉइंट के बारे में है इट इज परफॉर्म्ड इन द लेस प्रिसाइज वे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। लास्ट वाला पॉइंट है इट इज माइक्रोस्कोपिक इवेंट एंड इट इज मैक्रोस्कोपिक इवेंट। माइक्रोस्कोपिक इवेंट जो मतलब आंख से नजर ना आ सके। इक्विवेलेंस पॉइंट हमें आंख से नजर नहीं आ सकता, लेकिन एंड पॉइंट को हम देख सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पर कलर चेंज हो रहा होता है सॉल्यूशन का। अगला सवाल है एक्सप्लेन हाउ एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। हमने पीछे पढ़ा था कि एसिड बेस इंडिकेटर के दो फॉर्म्स होते हैं, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है और एक आयोनाइज्ड फॉर्म होता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से इसका कुछ कलर होगा, तो आयोनाइज्ड फॉर्म में इसका कुछ अलग सा कलर होगा। अब जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है, ये इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। अब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये आयोनाइज हो जाएगा और प्रोटॉन दे देगा, और साथ में ये एनाइन बना देगा। इस एनाइन की वजह से कलर चेंज हो जाएगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में फिर से ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा, और एसिडिक मीडियम में इसका इस अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर होगा। तो इसके आंसर में ये सारी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। अगला सवाल है सुजेस्ट suitable indicator for the weak acid and strong base titration. Phenolphthalein is a suitable indicator. In a weak acid strong base titration, base is strong. Therefore, the equivalence point occur at the pH less than 7 due to the hydrolysis of the conjugate base. Phenolphthalein changes color in the pH range of 8.2 and 10. चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो एक्स्ट्रा बेस का ड्रॉप डालने की वजह से पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो फिनोल्फिथलीन है इसका कलर चेंज इंटरवल भी ज्यादा पीएच पर होता है, 8.2 से लेकर 10 तक होता है। इसलिए इस किस्म की टाइट्रेशन में फिनोल्फिथलीन का इंडिकेटर सूटेबल रहेगा। अगला सवाल है सुजेस्ट सूटेबल इंडिकेटर फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। No single indicator is perfectly suitable. It is because the pH change at the equivalence point is often very slow. Thus, a clear change in color of indicator does not occur. Hence, the endpoint cannot be detected precisely. इस किस्म की टाइट्रेशन के लिए कोई भी suitable indicator नहीं है, क्योंकि equivalence point के बाद जो pH में चेंज आ रहा होगा वो बहुत स्लो होगा, और इस स्लो चेंज की वजह से कोई भी चीज अपना कलर नहीं चेंज करेगी इतना शार्पली, जिसकी वजह से इस किस्म की टाइट्रेशन में इन पॉइंट को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और इसकी सारी क्विक चेक एक्सरसाइजेस भी पढ़ ली। इसके बाद हम इसी चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पढ़ेंगे।